Okay, dear students, welcome to the 7th class of database systems. और आज भी हमारा एजेंडा है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स को तो देखेंगे ही। आज हमने एक रियल लाइफ सिनारियो को भी डिस्कस करना है जो कि यूनिवर्सिटी की एक एग्जांपल थी। तो उससे पहले थोड़ी ये चार चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी के डेटाबेस पे आ जाएंगे। कल वाले लेक्चर में भी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, जो कि मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं जो कि डेटाबेस पे परफॉर्म होते हैं। उनमें पहला जो ऑपरेशन था वो डिफाइनिंग का था, दूसरा ऑपरेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिंग का है, तीसरा ऑपरेशन मैनिपुलेटिंग का है और चौथा ऑपरेशन जो है वो शेयरिंग का है। आई होप कि ये अब आपको चारों चीज़ें याद हो गई होंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। Even if anybody has questions, then of course questions are always welcome. So let me very briefly define all these 4 features. That by defining means to specify the data types, to specify the schema or structure of each relation or table, and to specify the constraints of the data to be stored. तो डिफाइनिंग से मुराद है कि जो क्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो डिफाइनिंग के फीचर में आती हैं कि हम जब डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, फिर डेटाबेस में रिलेशंस को हम क्रिएट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर या स्कीमा हम बनाते हैं, फिर हर टेबल में जो आपकी फील्ड्स होती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, हम एट्रीब्यूट की टाइप डिफाइन करते हैं। तो इस पूरे यानी एक्शन को हम डिफाइनिंग कहते हैं। दूसरा जो फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का, उसको हम कंस्ट्रक्टिंग कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिंग से मुराद है कि जब आपने स्कीमा बना लिया टेबल का, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल आपने डेटा इंसर्ट नहीं किया, तो जब आप इस स्कीमा बनाने के बाद, डिफाइनिंग करने के बाद, जब उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, तो इस ऑपरेशन को हम कंस्ट्रक्टिंग कहते हैं। यानी आप रोज को इंसर्ट करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको रिकॉर्ड कहते हैं। रो भी कहा जा सकता है, ROW, या हम इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं। तीसरा जो फीचर था वो था मैनिपुलेटिंग का, और मैनिपुलेटिंग से मुराद थी कि हम क्वेरी कर सकते हैं डेटाबेस से। उसके अलावा हम जो फील्ड्स हैं आपकी या जो आपका डेटा है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप बैंक जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें 3 महीने की हमें स्टेटमेंट चाहिए, बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, तो इस तरह यानी मंथली रिपोर्ट्स, ईयरली रिपोर्ट्स जो हैं वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। सो ऑल दीज ऑपरेशंस कम इनटू द कैटेगरी ऑफ मैनिपुलेटिंग अ डेटाबेस। देन जो चौथी जो यानी ऑपरेशन की टाइप थी वो थी शेयरिंग अ डेटाबेस। और शेयरिंग से मुराद है कि इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स एंड प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा साइमल्टेनियसली। तो यानी एट द सेम टाइम काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस अमल को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। और इसकी मिसालें भी हमने डिस्कस की थी, जैसे कि गूगल हमारे पास एक मिसाल है डेटाबेस की, जो कि काफ़ी सारे यूज़र्स में शेयर हो रहा होता है। काफ़ी सारे यूज़र सेम टाइम पे गूगल की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और अपनी क्वेरीज उससे पूछते हैं। यानी आप जो सवाल लिखते हैं, जो आप सर्च करना चाहते हैं, वो एक्चुअली आपकी क्वेरी होती है, आप सवाल पूछ रहे होते हैं डेटाबेस से। इसी तरह से जो फेसबुक है आपका, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो ये भी तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो डेटाबेसेस की हैं जो कि तमाम यूज़र्स में शेयर हो रहे होते हैं। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जो कि डेटाबेस पे परफॉर्म होते हैं, लेकिन परफॉर्म कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं: डिफाइनिंग द डेटाबेस, कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस, मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस एंड शेयरिंग द डेटाबेस। उसके अलावा कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया था, मेटा डेटा का। ये भी डेटाबेसेस की टर्मिनोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और मेटा डेटा से मुराद है कि जो डेटा के बारे में डेटा होगा उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। यानी ये एडिशनल डेटा होता है डेटा के बारे में। जैसे कि कल हमने स्कूल के डेटाबेस को क्रिएट किया था और उसमें हमने
देखा था कि स्कूल के डेटाबेस में आपके पास जो भी फील्ड्स थी, यानी हमने आईडी की फील्ड क्रिएट की थी, नेम की फील्ड क्रिएट की थी या एज की फील्ड क्रिएट की थी, तो उसके साथ साथ आपका एडिशनल डेटा भी सेव होता जाता है, जिसमें उसकी डेटा टाइप थी और वो हार्ड डिस्क के किस सेक्टर के किस ट्रैक पे स्टोर होता है, वो फील्ड या डेटा की टेबल जो है वो कब क्रिएट हुई थी, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, इसमें प्राइमरी की का कॉलम कौन सा है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसको हम मेटा डेटा कहते हैं। और इस मेटा डेटा को कौन स्टोर करता है, कौन मेंटेन करता है, आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके हार्ड डिस्क में एक अलग से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है, जिसको हम रिपोजिटरी कहते हैं, जिसको हम कैटलॉग भी कहते हैं, जिसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं। तो ये जो मेटा डेटा है यानी जो एडिशनल डेटा होती है वो आपका डीबीएमएस ऑटोमेटिकली कैटलॉग में स्टोर करता जाता है या डिक्शनरी में स्टोर करता जाता है। और ये ज़रूरी भी है, हम आगे जाके आज देखेंगे, जो हम रियल लाइफ सिनेरियो की एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये मेटा डेटा कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मेटा डेटा आपके पास मौजूद नहीं होगा तो फिर आपकी क्वेरीज जो हैं वो आप का जो रिज़ल्ट आएगा वो आप नहीं पूछ सकते, या जब हम मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करते हैं तो फिर हम जो है वो आपकी क्वेरीज का रिज़ल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेटा डेटा का होना बहुत ज़रूरी है और ये मैनेज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। जैसे ही आप नई टेबल्स क्रिएट करते हैं या जैसे ही आप टेबल्स की फील्ड्स अपडेट करते हैं तो आपका मेटा डेटा भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है और इसका अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी कल डिस्कस किया था और कल आईडीई जो विजुअल बेसिक की है वो विजिबल नहीं हो रही थी, तो आज मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, तो आज हम उसको भी अभी करके देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो किस तरह से क्रिएट होते हैं। हालांकि आप C# में ऑलरेडी एक वो आईडी आप पढ़ रहे हैं, हम उसी पे ही फोकस करेंगे, उसी पे ही हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले हम आज इसकी एग्जांपल भी करके देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम C# में यही चीज़ करेंगे तो हमें थोड़ी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत यकीनन पड़ती है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको अलाउ करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। यानी आम यूज़र जो है वो डेटाबेस के साथ जो कम्युनिकेट करता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की मदद से करता है। कल भी हमने इसकी मिसाल डिस्कस की थी कि आपके जितने भी रनिंग डेटाबेसेस हैं जो आप हर रोज़ उनसे डील करते हैं, मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं या आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो मौजूद शख्स होते हैं जो आपको मेडिसिन्स देते हैं, तो वो एक्चुअली अपने डेटाबेस को पहले एक्सेस कर रहे होते हैं कि क्या वो मेडिसिन आपकी शॉप में अवेलेबल है या मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। तो पहले वो सर्च करते हैं और देखते हैं कि उसकी क्वांटिटी अगर मौजूद है तो फिर वो आपको यानी वो मेडिसिन देते हैं। उसकी प्राइस भी वहाँ पर मौजूद होती है, प्राइस का भी एक कॉलम होगा, मेडिसिन के नाम का भी कॉलम होगा, मेडिसिन की में भी पर्टिकुलर आईडी हो, एक्सपायरी डेट हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, तो वो एक पूरी टेबल मौजूद होती है। लेकिन जो आपका वो शख्स होता है वो एक्चुअली कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। लेकिन ये फिर फर्दर कनेक्टेड किसके साथ होता है? डेटाबेस के साथ। तो यानी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके डेटा को एक्सेस करता है, डेटाबेस को एक्सेस करता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जो कि डीबीएमएस की मदद से किया जाता है। तो कल हमने ये लिखा भी था, मैं अगेन ये शेयर भी कर देता हूँ इसका इंटरफेस कि किस तरह से आपका डीबीएमएस जो है वो कम्युनिकेट करता है आपके डेटाबेस के साथ और यूज़र इंटरफेस के साथ। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। ओके, सो अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपका जो यूज़र इंटरफेस होता है जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, तो वो जो आपकी ऐप होती है एक्चुअली वो क्रिएटेड होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसकी हमने कल मिसाल ली थी कि PHP में क्रिएटेड हो सकती है।
और जो विजुअल प्रोग्रामिंग है आपकी उनमें वो क्रिएटेड हो सकती है। बिल्कुल इजी टू यूज़ इंटरफेस होता है। तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको कैपेबिलिटी देते हैं कि आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, जो आपका डेटाबेस यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट सपोज ये मेडिकल का डेटाबेस है हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास एक टेबल है जिसमें मेडिसिन की आईडी लिखी है और मेडिसिन का नेम लिखा है और उसकी प्राइस लिखी है। लेकिन ये हम खुद से डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, एसक्यूएल की क्वेरीज से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आम यूज़र को नहीं पता होता कि एसक्यूएल की क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं। तो इसी वजह से क्या बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की मदद से हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन का इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? आपका डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डीबीएमएस नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यानी जो आपकी एप्लीकेशन है वो हमेशा जो कम्युनिकेट करेगी वो आपकी करेगी डेटाबेस मैनेजमेंट से। ये काइंडली जो सवाल हैं आपके वो अगर आप बाद में चैट में लिखें तो मेरे लिए आसान होगा, या फिर जब हम सवाल वक्फा देते हैं सवाल जवाब का तो उसमें आप लिखें। किसी ने पीएचपी के बारे में कुछ लिखा है लेकिन ये बाद में हम लेंगे सवाल, तो दरमियान में लिखने से मेरा भी ध्यान जो है वो चैट की तरफ आ जाता है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई इशू तो नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही या नहीं हो रही। तो ये काइंडली थोड़ा ख्याल रखें कि बाद में आप भले सवाल पूछें, दैट इज क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। ओके, तो अब ये देखें कि कनेक्टिविटी जो होगी वो किसकी मदद से होगी। एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्टेड होता है डीबीएमएस के साथ, और डीबीएमएस एक्चुअली कनेक्टेड होता है आपका डेटाबेस के साथ। तो यानी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम एक यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन होती है जो कि किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इजी टू यूज़ होगी एप्लीकेशन, जो इजी टू यूज़ या इजीली डेवलप्ड जो हो सकती है, खासतौर पे विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, पीएचपी में या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी यूज़ होती हैं। और फिर ये कनेक्ट होती हैं डीबीएमएस के साथ। फिर डीबीएमएस जो है अलाउ करता है कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। लेकिन यही है कि जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो आसान होती है, एसक्यूएल की क्वेरीज बैकएंड पे होती हैं। तो ये एप्लीकेशन जब प्रोग्राम बनाया जाएगा तो फिर हम अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कितना आसान होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से कम्युनिकेट करना। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमें डायरेक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके क्वेरीज पूछनी होंगी। जैसे हमने लिखा था सिलेक्ट स्टार या सिलेक्ट नेम है, सिलेक्ट आईडी, कल हमने एक क्वेरी लिखी थी फ्रॉम टीचर, और उसके बाद वेयर का क्लास हमने लगाया था। सो वो काफ़ी मुश्किल है, यानी इस तरह की क्वेरीज जो है वो आम यूज़र नहीं लिख सकता, जिसमें वो याद रखे कि पहले सिलेक्ट लिखा जाएगा, फिर स्टार लिखा जाएगा, फिर फ्रॉम लिखा जाएगा, फिर जो है टेबल का नाम लिखा जाएगा, वगैरह वगैरह। सो ये जो चीज़ें हैं वो आम यूज़र जो है वो नहीं लिख सकता। तो इसीलिए ही आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो हम अब एप्लीकेशन प्रोग्राम की एक छोटी सी एक्सरसाइज कल भी हमने प्लान की थी और आज हम वो कर रहे हैं, ताकि जस्ट एक आइडिया हो जाए कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो किस तरह से क्रिएट होता है और किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है फिर डेटाबेस के साथ। अच्छा, उससे पहले ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका होना भी मैंने कहा कि ज़रूरी है, इसकी मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर हमने स्कूल का डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया था, ठीक है, हमारे पास ये स्कूल का डेटाबेस मौजूद है, और हमारे पास इसमें हमने एक टेबल भी क्रिएट की थी जिसका नाम टीचर था। फिर टीचर में हमने कुछ कॉलम्स वगैरह क्रिएट किए थे, फील्ड्स वगैरह क्रिएट की थी, आईडी थी, नेम था, आपका एज का फील्ड था। तो अब हमारे पास सिर्फ एक टेबल है, हमारा जो स्कूल का डेटाबेस है वो यूज़र डिफाइंड डेटाबेस है, हमने खुद से क्रिएट किया था। बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, इंडेक्सेस हैं, ये तमाम जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, ये हमने खुद से क्रिएट नहीं की थी कल चीज़ें। ये तमाम क्या हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी एक्चुअली क्या कहलाती है, मेटा डेटा कहलाती है। और इसी तरह से जो आईडी को अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखूं तो ये भी आपका एक्चुअली मेटा डेटा में आएगा।
अगर ये स्क्रीन नज़र नहीं आ रही कल भी शायद इसमें तो मैं यही भी शेयर कर लेता हूँ, मेटा डेटा का भी कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको भले अब क्लियर हो जाए, ताकि हम क्लियर हों कि मेटा डेटा से क्या मुराद है। तो ये वाली देखें कि पूरी जो आपकी ये टेबल आपको नज़र आ रही है, ये मैंने सिर्फ आईडी को ओपन किया था। हमने तो एक सिंपल आईडी क्रिएट की थी, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद से क्रिएट हो चुकी है। जैसे कि डेटा टाइप है वो इंटीजर था, सिस्टम की जो टाइप है वो इंटीजर है। क्या ये प्राइमरी की का कॉलम था? नहीं, हमने प्राइमरी की नहीं क्रिएट किया था, तो ये फॉल्स उसकी वैल्यू आ रही है। क्या उसमें नल दिए जा सकते हैं? यानी अगर हम नाम ना दें या आईडी ना दें, सॉरी आईडी ना दें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आईडी के ना देते हुए भी आपकी जो है वो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें नल अलाउ किए थे, वगैरह वगैरह। टोटल कितने बाइट्स होते हैं, लेंथ उसकी क्या होती है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी एक्चुअली क्या कहलाती हैं? मेटा डेटा कहलाती हैं। तो ये खुद से क्रिएट हो गई थी जब हमने फील्ड क्रिएट की थी, तो ये खुद से तमाम चीज़ें आपकी क्रिएट हो गई थी। तो डेटाबेस हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। हमारे पास 3 उसमें कॉलम्स हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने कॉलम बताया कि टोटल इसमें 3 कॉलम्स हैं, और वो जो कॉलम्स हैं आपके वो उसमें एक आपके पास आईडी है, दूसरा नेम है और तीसरा एज है। ये 3 कॉलम्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। और क्वेरीज की मदद से भी हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स थे। तो हमने क्या लिखा था? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, सॉरी फ्रॉम टीचर, ठीक है। तो ये हमने क्वेरी लिखी थी। आप स्कूल के डेटाबेस में जाके इसको एग्जीक्यूट करें और हम देखना चाहें कि टोटल कितने इसमें रिकॉर्ड्स हैं। तो ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, पहला रिकॉर्ड, दूसरा अली का रिकॉर्ड और तीसरा अजहर का रिकॉर्ड। तो डेटाबेस मौजूद है हमारा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये हमने क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम ये रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो ये अब एक छोटी सी हम एक्सरसाइज अभी कर लेते हैं। मैं विजुअल बेसिक को ओपन करूं। ओके, आपको विजुअल बेसिक का फॉर्म नज़र आ रहा है आप लोगों को? तो वो चैट में लिखें अगर विजुअल बेसिक का फॉर्म नज़र आ रहा है, देन वी शुड प्रोसीड। ओके ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो अब आपको फॉर्म नज़र आ रहा है। अब देखें कि कितना ये आसान सा प्रोसीजर होगा कि हम डेटाबेस को क्रिएट कर पाएँ। फिलहाल हमारा फॉर्म एम्प्टी है, इस पर कुछ भी नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हम एक स्कूल का ऑलरेडी हमारे पास डेटा मौजूद है। ये सी शार्प का इंटरफेस भी बिल्कुल ऐसा होता है, अगर किसी ने यूज़ किया है तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसमें भी इसी तरह सा टूल बॉक्स होता है, फॉर्म होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर ऑब्जेक्ट की। तो ये मैंने जो लेबल लिया है ये आपका ऑब्जेक्ट भी कहला सकता है। फिर इसकी जो आपके पास होंगी वो प्रॉपर्टीज़ होंगी। अच्छा, फराज ने लिखा है स्क्रीन शो नहीं हो रही, इज दैट फाइन के स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? आपको फॉर्म नजर आ रहा है? ओके, शेयर हो रही है, हो रही है। काशिफ ने भी लिखा है। ओके ठीक है, अब हो रही है। उनके पास थोड़ा शायद नेट का इशू है, हो रही है। ओके ओके ओके। सो अगर आपको फॉर्म नज़र आ रहा है तो ये मैंने लेबल लिखा है, और जो लेबल है आपका वो भी सी शार्प में इसी तरह से होता है। हम कुछ दिनों में, यानी मे बी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम सी शार्प पे स्विच हो जाएंगे, और वहाँ पर हम ये एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, ताकि आप खुद से अभी ही आप खुद से भी थोड़ा ट्यूटोरियल्स वगैरह पढ़ें। टीचर आपको काफ़ी अच्छे मिले हैं सी शार्प में जो आपको पढ़ा रहे हैं, जीशान साहब। ही इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो वो भी आपको सपोर्ट में मिले हैं। फिर मैं भी आपसे कुछ जो है वो स्टार्टअप में ये कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। आप खुद से भी पढ़ें, खुद से भी थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेटाबेस का कंप्यूटर साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें हम डायरेक्टली एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं, और यही चीज़ें जो हैं वो आपको आगे काम आएंगी। आपको प्रोग्रामिंग काम आएगी, आपको रियल लाइफ ये जो सिनारियोज हम डेवलप करेंगे, यही हमारा फ्यूचर होगा। सो अब
देखें कि किस तरह से हम इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं लेबल पे। लेबल हमने रखा, अब इसको हम एक छोटा सा नाम दे देते हैं। हम नाम दे देते हैं, लेट सपोज स्टार ग्रामर स्कूल। ऑप्शन ठीक है, तो मैंने ये एक लेबल क्रिएट किया और उसको एक नाम दे दिया, स्टार ग्रामर पब्लिक स्कूल नवाबशाह। और देखें मैं कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, जस्ट यानी मैं फ़ॉन्ट वगैरह इसके सेट कर रहा हूँ, या थोड़ा इसका ये फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से सी शार्प में भी होता है, बोल्ड इटालिक कर दिया, इसका साइज़ बढ़ा के मैंने 18 कर दिया। ठीक है, और अब मेरे पास ये एक लेबल जो है मैंने जस्ट फ़ॉन्ट उसका चेंज किया, तो ये लिखा रहा है स्टार ग्रामर पब्लिक स्कूल नवाबशाह। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सटेंड कर देता हूँ कि एक लाइन पे आ जाए, ताकि एक लाइन पे आ जाए, थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। ठीक है, ओके। और इसको हम जो है सेंटर पे कर लेते हैं, इसकी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी। ओके, सो अब हमने ये एक छोटी सी इसमें चीज़ ऐड की, लेबल ऐड किया, और लेबल पे हमने जो है वो लिखा है कि हम, क्योंकि हमारे पास 3 मज़ीद फील्ड्स थी, एक आपके पास आईडी की फील्ड थी, मैं ये भी यहाँ पर बना लेता हूँ। उसके बाद आपके पास दूसरी फील्ड थी नेम की, और तीसरी फील्ड थी आपके पास एज की। तो ये 3 फील्ड्स हम मज़ीद बना लेते हैं, ताकि हमें आईडी भी नज़र आए। ठीक है, आईडी, उसके बाद था आपका नेम, और तीसरी फील्ड थी टीचर की एज। और हमारे पास डेटाबेस में ये तीनों मौजूद हैं, और मैंने लिखा एज। ठीक है, तो ये 3 फील्ड्स मेरी बन गई। और इनको भले आप अलाइन भी करें, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, सी शार्प में भी यही फीचर्स हैं कि इनकी अलाइनमेंट वगैरह मैं बिल्कुल सेट कर सकता हूँ। लेफ्ट पे उसको अलाइन कर दिया, और उनका जो साइज़ है तमाम का वो भी मैं सेम रख सकता हूँ, लेंथ और विड्थ तमाम की सेम हो गई। इवन राइट जस्टिफाइड कर लेते हैं। इनको हम सिलेक्ट करके मैंने राइट पे जस्टिफाई कर दिया। दोबारा से करते हैं। ओके, इंडिविजुअली कर लेते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन ले लेते हैं, अलाइनमेंट जो यहाँ से सेट हमने की थी राइट जस्टिफाई कर लेते हैं, इसको भी राइट जस्टिफाई कर लेते हैं, और इसको भी राइट जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये तमाम राइट ही जस्टिफाइड हैं। अच्छा, अब मुझे 3 किस्म की इंफॉर्मेशन देखनी है, वो मैं टेक्स्ट बॉक्स में भी देख सकता हूँ, लेबल में भी देख सकता था। जैसे कि अगर ये आपकी आईडी की फील्ड थी, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी जो आपकी फील्ड थी वो नेम की फील्ड है, जहाँ पर आपको नाम नज़र आए, और जो तीसरी फील्ड थी वो आपकी एज की फील्ड थी। तो ये तीनों फील्ड्स मैंने बना ली। आप भले इनमें से जो टेक्स्ट है वो भले आप ब्लैंक कर दें, इसको हटा दें, वो भी आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब एक मेरे पास इंटरफेस मैंने क्रिएट कर लिया है, आसान सा इंटरफेस, जिसमें मैं आईडी देख सकूं, मैं नेम देख सकूं, मैं एज देख सकूं। इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये रन का बटन है, सी शार्प में भी ऐसे ही होता है। जब मैंने रन किया
तो अब हमें आईडी, नेम, एज ये नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन इनमें डेटा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप के यू कैन सी दैट जो मैंने रन किया है, गनी आपको नज़र आ रहा है जो मैंने रन किया है। रन जो हुआ हमारा फार्म जो है रनिंग मोड में आपको नज़र आ रहा है। फार्म रनिंग मोड में नज़र आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, दैट्स गुड के रन मोड में भी आपको ये फार्म नज़र आ रहा है। ओके, दैट्स फाइन। तो देखें कि हमें अभी जो है डेटा वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, ये जो डेटा है आपका वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को कनेक्ट करना चाहिए। किसके साथ? हमें कनेक्ट करना चाहिए डीबीएस के साथ, डेटाबेस के साथ, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। तो अब जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था वो था स्कूल का। तो वापस हम आ जाते हैं इस फार्म पे। इसको मैं जो है वो स्टॉप कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। लेकिन अभी डेटा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, कोई भी डेटा नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स थे, हम चाहते हैं कि इंडिविजुअली हम हर रिकॉर्ड को देख सकें। तो ये इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो अब हम डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी का इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? दरमियान में आपके पास क्या चीज़ होगी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये देखें, हमने यही लिखा था कि आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये कनेक्ट होगा किसके साथ? डेटाबेस के साथ। लेकिन ये इंटरफेस प्रोवाइड कौन करेगा? ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा डीबीएमएस। तो अब हमने इन 2 चीज़ों को कनेक्ट करना है। यानी कौन कौन सी चीज़ कनेक्ट करनी है? ये आपका जो डेटाबेस है वो कनेक्ट होगा आपके इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। ये वाली चीज़ अभी हमने करनी है, और ये चीज़ आपकी होगी एक्चुअली किसकी मदद से होगी? ये आपकी डीबीएमएस के साथ ये कनेक्ट होगी। तो अब हमारे पास आपकी जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, डीबीएमएस की सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स को क्लिक किया और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो मैं ऐड करता हूँ। इसमें एक कंट्रोल होता है एडीओडीसी का। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और अप्लाई करके इसको यहाँ पर टूल बॉक्स में लेके आया। तो ये वाला जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल आपका एक इंजन है जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान। यानी ये आपका एक्चुअली वो कंपोनेंट है, वो टूल है जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। किसके दरमियान कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम और आपके डेटाबेस के दरमियान। तो यहाँ पर मुझे कनेक्शन सेट करना होगा इस कंट्रोल में। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। C# में ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। C# में हम जो भी कनेक्टिविटी करेंगे उसमें इस तरह का कंट्रोल नहीं है कोई भी, यानी उसमें कोई इस तरह का टूल नहीं है, इंजन डायरेक्ट नहीं है जिसकी मदद से हम इसको कनेक्ट कर सकें। तो फिर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट लेनी पड़ती है, थोड़ी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विजुअल बेसिक में हमें इस चीज़ की ये फैसिलिटी है कि हम डायरेक्टली जो चीज़ करेंगे इस कंट्रोल की मदद से करते हैं। तो अब मुझे करना क्या चाहिए? सबसे पहले मैं इस कंट्रोल को कनेक्ट करूंगा, ठीक है, डेटाबेस के साथ। तो इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। मैं इस राइट पैनल पे आ जाता हूं। इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाली प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैं किस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे देना होगा। काफ़ी सारे यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस का डेटाबेस हो सकता है, एक्सिस 97 से जो ऊपर वाले डेटाबेसेस हैं वो हो सकते हैं, ओरेकल के डेटाबेस की सपोर्ट है, काफ़ी सारे डेटाबेसेस की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सपोर्ट है, और उसके अलावा एसक्यूएल सर्वर की भी सपोर्ट है। तो हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है वो एक्सिस में हमारा डेटाबेस नहीं था। अगर एक्सिस में होता तो फिर हम एक्सिस का इंजन लेते, ये वाला इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस 12.0 या फिर 16.0 का इंजन लेते, क्योंकि फिर वो उसी टाइप का डेटाबेस होता। अगर हमारे पास ओरेकल का डेटाबेस होता तो फिर हम ओरेकल का इंजन लेते इसको।
लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास एसक्यूएल सर्वर का यानी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और डेटाबेस भी आपका एसक्यूएल सर्वर में बना हुआ है, तो मैंने ये इंजन लिया। ये कैपेबिलिटी सी शार्प में भी है। इस तरह यानी आपके पास काफ़ी सारे इंजन्स होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपके पास जो डेटाबेस बना हुआ है वो किस टाइप में बना हुआ है। ये सी शार्प में ये चीज़ होती है, यकीनन होती है। और फिर हम फिलहाल इस पे कर रहे हैं, तो ये देखें कि इसमें एसक्यूएल सर्वर की सपोर्ट है। हमने इसको नेक्स्ट किया और उसके बाद क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो है वही सर्वर है, तो मुझे फिर अलग से इसका यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट द डेटाबेस ऑन द सर्वर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कि डेटाबेस में सिलेक्ट करूँ। हमारे पास जो डेटाबेस बना था वो किस नाम से बना था? स्कूल के नाम से। डेटाबेस स्कूल का था और उसमें जो टेबल बनी थी वो टीचर की थी। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँ, इस कॉम्बो बॉक्स को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी डेटाबेसेस एसक्यूएल सर्वर में मौजूद थे, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में मौजूद थे, वो तमाम मुझे नज़र आ रहे हैं, मास्टर का, मॉडल का, स्कूल का। ठीक है, तो मैंने स्कूल का डेटाबेस से ही मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। देखें, जैसे ही मैंने एसक्यूएल सर्वर डीबीएमएस के साथ कनेक्शन सेट किया, तो अब आपके पूरे डेटाबेसेस भी आ रहे हैं, जितने भी डेटाबेस आपने क्रिएट किए हैं। स्कूल को मैंने सिलेक्ट किया, कनेक्शन को मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या वाकई ये सक्सेसफुल हुआ मेरा कनेक्शन, और टेस्ट किया तो ये आपका कनेक्शन जो टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, तो यानी दैट इज़ फाइन कि हमने बिल्कुल सही तरीके से डेटाबेस से हम कनेक्ट हो चुके हैं। इसको आप ओके करें, उसके बाद अप्लाई कर दें। और अब दूसरी जो चीज़ है, आपने डेटाबेस तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन डेटाबेस में आप कौन सी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, कौन सा टेबल देखना चाहते हैं, वो आपने फिलहाल एक डेटाबेस का टेबल क्रिएट किया था, जिसको हमने कहा था, जिसको नाम दिया था हमने टीचर। तो अब वो रिकॉर्ड सोर्स की प्रॉपर्टी है, जिसको वो टेबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिकॉर्ड सोर्स में हम क्या कनेक्ट करना चाहते हैं? हम एसक्यूएल की कोई कमांड नहीं लिखना चाहते, बल्कि हम क्या देना चाहते हैं? टेबल देना चाहते हैं। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैं फ़िलहाल डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज ये एप्लीकेशन दिखाने का मकसद था कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। अगर किसी को ये ऑप्शंस याद नहीं भी होते, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये चीज़ें ज़ाहिर है डिटेल में करेंगे, सी शार्प में करेंगे, और ये तमाम इसी तरह से हम छोटी सी एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर समझ में नहीं भी आता, याद नहीं होती कमांड्स, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने देखना है कि आउटपुट क्या आया, किस तरह से डेटाबेस कनेक्ट हुआ। दैट्स यू ओनली हैव टू रिमेंबर दैट, यू ओनली हैव टू सी दैट। तो टेबल, और टेबल कौन सी, वो अब यहाँ पर इनेबल हो जाएगा ऑप्शन, ये खुद ब खुद इनेबल हो गया। तो जैसे मैंने टेबल को क्लिक किया, तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट थी, और वो टेबल थी टीचर की। ये सिस्टम डायग्राम एक ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये हमारी टेबल नहीं थी, हमने जो टेबल क्रिएट की थी वो थी टीचर की टेबल। मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके कर दिया। तो अब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अब आपकी इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। खासतौर पे इसमें मौजूद है ADO/DC जो कंट्रोल आपको नजर आ रहा है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है। इसमें डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है, और इसमें आपकी जो है वो टेबल भी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इस हद तक आ चुकी है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अब हमने कहाँ पर पहुँचानी है? इन बॉक्सेस में पहुँचानी है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में पहुँचानी है। तो इसका मकसद है कि डेटाबेस को हमने कनेक्ट किया इस टूल के साथ, कंट्रोल के साथ। अब यही इंफॉर्मेशन हमने कहाँ पर कनेक्ट करनी है? इन फील्ड्स के साथ, जहाँ पर आपको ये चीज़ विजिबल है। इसको मैं रन करता हूँ, फिलहाल भी आपको रिकॉर्ड्स नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फिलहाल आपको कोई भी रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इस ADO/DC में तो मौजूद है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी हमने मजीद कनेक्ट करनी है इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन अभी हमने यहाँ पर पहुँचानी है। तो ये अब तब हम पहुँचाएंगे जब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे, इन टेक्स्ट बॉक्सेस की भी हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करें। लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिखना चाहें इन टेक्स्ट बॉक्सेस में हम लिख सकते हैं, लेकिन इस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो डेटाबेस और टेबल आपने इस ADO/DC में कनेक्ट की है, वही चीज़ आप वहाँ पर लेकर आएँ, इस जगह पर लेकर आएँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ।
तो अब किस तरह से कनेक्ट होगा, इसकी भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हर टेक्स्ट बॉक्स की। एक जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूं जो कि कंबाइंड प्रॉपर्टी है इनकी, वो है आपकी डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी। राइट क्लिक किया और डेटा सोर्स, अब मैं ADO/DC के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यही कहा कि आपकी अब पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ADO/DC में शामिल हो चुकी है। अब ADO/DC को हम कनेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ, तो तभी मैंने यहाँ पे डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी में ADO/DC कनेक्ट किया। और ये डेटा सोर्स प्रॉपर्टी किसकी है, इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस की। तो ये अब 3 टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो ADO/DC के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मजीद क्या, मजीद इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आए, इस टेक्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन कौन सी आई, इस टेक्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन कौन सी आई, आएगी ADO/DC से, लेकिन अब इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर पहुंचानी है। तो हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स आपका पहला है उसमें आपकी ID आए, तो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेटा फील्ड की प्रॉपर्टी। डेटा फील्ड, और डेटा फील्ड में क्या नजर आना चाहिए, इसमें ID। तो ये कॉम्बो बॉक्स मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ID यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर नेम की फील्ड है, ये भी ADO/DC के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, उसमें हम चाहते हैं कि नाम आए। और ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है हम चाहते हैं कि इसमें एज आए। अब ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, यानी अब ADO/DC डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। फिर जो ये आपके 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो ADO/DC के साथ कनेक्टेड हैं। अब रन करते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया, अब देखें ये इंफॉर्मेशन आपको विजिबल हो रही होगी। ये पहला रिकॉर्ड ID 1 है, नाम सलीम है और उसकी एज जो है वो 35 है। फिर दूसरा रिकॉर्ड, ये आपके पास नेविगेशनल बटन्स हैं, ID 2 है, अली है और 30 है। ये आपका तीसरा रिकॉर्ड था कि 3 अजहर और 25 है। तो अब यानी ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे आपको नजर आ रही है। मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं आई जिसमें मैं लिखता सिलेक्ट स्टार वगैरह वगैरह। तो अब जो यूजर होगा, जो एक कैजुअल यूजर या जिसको हम ऑर्डिनरी यूजर कहते हैं, वो अब इस इजी टू यूज इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली आ कहाँ से रही है, आपके डेटाबेस से आ रही है। और इंटरफेस किसने प्रोवाइड किया, इस ADO/DC ने, जो कि कनेक्ट हो रहा है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेसेस के साथ। तो अब ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। अब यहाँ पर मुझे ना सिलेक्ट लिखने की ज़रूरत आई, ना मुझे कुछ और क्वेरी लिखने की ज़रूरत है। लेकिन अब देखें कि हम रिकॉर्ड्स को फिलहाल नेविगेट कर सकते हैं। मैंने एक लाइन भी प्रोग्राम की नहीं लिखी, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। और कितना एक आसान से मैंने ये एक यानी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया। ये रिट्रीविंग है इंफॉर्मेशन। ये दूसरा रिकॉर्ड, ये आपका पहला रिकॉर्ड, और इसी तरह से मैं नेविगेट कर सकता हूँ। और अगर पहले रिकॉर्ड पे जाऊं तो इसको, अगर आखिरी रिकॉर्ड पे जाऊं तो इस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूं। तो ये बहुत आसान है। अब मजीद अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें कि भाई हम रिकॉर्ड्स को ऐड भी कर सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर कुछ बटन्स लूँ, कमांड बटन्स लूँ, ये C# में बिल्कुल इसी तरह से मौजूद होगा कि मैं कहूँ कि भाई ये वाला है ऐड रिकॉर्ड, के नया रिकॉर्ड में ऐड करूँ, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड। फिर यहाँ पर मैं कहूँ डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ पर मैं दूं सर्च रिकॉर्ड, और यहाँ पर मैं लिखूं सर्च करो रिकॉर्ड को। और सर्च किस तरह से हो, 2 तरह से हो, किस तरह से हो, 2 तरह से हो, वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं फ्रेम ले रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ सर्च ऑप्शंस, सर्च ऑप्शंस। और कौन कौन से सर्च ऑप्शंस, किस तरह से सर्च किया जाए, यहाँ पर मैं लिखूं बाय ID, सर्च बाय ID। या दूसरा मैं किस तरह से सर्च करूं, सर्च बाय नेम, मैं लिखूं बाय नेम, बाय नेम, ठीक है। तो ये देखें मैंने अब जब दोबारा रन करता हूं इसको, और ये देखें मेरी तमाम बटन्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करूं, लेट सपोज मैं ID से सर्च करना चाहता हूं तो मैंने ID को क्लिक किया। अगर मैं नेम से सर्च करना चाहता हूं तो मैंने नेम को क्लिक किया, ठीक है। अगर ID से करना चाहूं तो ID को क्लिक करूं, फिर मैं सर्च का बटन प्रेस करूं। जैसे ही मैं सर्च का बटन प्रेस करूं तो लिखा है कि एंटर योर ID,
ऐसा लिखा है कि एंटर योर आईडी दैट यू वांट टू सर्च विद। ठीक है, तो अगर इस तरह हम करें, हम थोड़ी सी मजीद अगर प्रोग्रामिंग, इसमें हमें मजीद थोड़ी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी कि हम लिखें कि भाई मैंने आईडी सिलेक्ट किया और फिर मैं सर्च का जैसे ही बटन प्रेस करूं तो लिखा है कि भाई आप आईडी एंटर करें जिससे आप सर्च करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लेट सपोज रिकॉर्ड हैं, हज़ारों लाखों रिकॉर्ड्स हैं, और उन हज़ार लाखों रिकॉर्ड्स में जो है वो अगर हम सर्च करना चाहें तो वो हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना एक इम्पॉर्टेंट और आसान सा ऑपरेशन है। अगर हम ये किसी ने मुझसे पूछा है कि अटेंडेंस दे, ये 74 है और इनको अटेंडेंस जो है वो शायद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि अटेंडेंस कब लेनी है, और वो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, क्योंकि ये हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आपका अचानक से ये चैट में एक सवाल आ चुका है। सो ये मैं नोट कर रहा हूँ आपका सवाल। ओके, सो अब क्योंकि अब जो है वो हमने एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अब ये डिस्कस की कि भाई अगर हम ये तमाम ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड अगर ऐड करूं तो एक नया रिकॉर्ड जो है उसमें हम दें और ऐड हो जाए। अगर मैं डिलीट करना चाहूं, लेट सपोज ये पहला रिकॉर्ड जो लिखा है 1 सलीम और 35 डिलीट करना है, तो मैं डिलीट का बटन प्रेस करूं और मुझसे पूछे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो वो मुझसे पूछे, मैं पहले सिलेक्ट करूँ कि नाम से मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैंने सर्च किया, फिर वो मुझसे नाम पूछे। तो ये जो टास्क है ये तमाम ऑपरेशंस हैं, ऐड करना, डिलीट करना, सर्च करना, अपडेट करना, तो ये तमाम ऑपरेशंस हैं जो कि एक्चुअली किस पे परफॉर्म होंगे, आपके डेटाबेस पे, जो आपका डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर में क्रिएटेड है वहाँ पर डायरेक्टली ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। और देखें कि कितना आसान है, बजाय इसके कि हम ये चीज़ वहाँ पर करते, रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्वेरी लिखते। अगर आम जो मेडिकल स्टोर वाला शख्स है वो लिखता इंसर्ट इनटू, फिर वो फील्ड्स के नाम देता, फिर फिर वैल्यूज देता, अगर उसमें सिंटेक्स का कोई एरर आ जाता तो फिर वो परेशान हो जाता कि भैया मैं कैसे करूँ। अगर हमने डिलीट करना है तो उसके लिए भी आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ती है एसक्यूएल में, डिलीट फ्रॉम वगैरह वगैरह, वो डिलीट की क्वेरी है स्पेसिफिक है वो लिखनी पड़ती है। फिर अगर हम सर्च करें तो हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम आईडी से, अगर या जैसे हमने कल किया था सिलेक्ट आईडी फ्रॉम टीचर वेयर नेम इज इक्वल टू नेम लाइक अली था। तो अगर ये चीज़ें हम डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर पे करेंगे तो देखें कितना मुश्किल होगा हमारे लिए, खासतौर पे आम यूज़र के लिए कितना मुश्किल होगा। आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप तो ये चीज़ें ऑलरेडी इसमें प्रोफेशनल हो जाएंगे, लेकिन जो आम शख्स है, जो आम यूज़र है, उसको हम किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, और वो फैसिलिटेशन दी जाती है एक्चुअली इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की मदद से। तो अगर ये तमाम ऑपरेशंस हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर आपका ये कंप्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन कहलाएगा, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसकी मदद से हमने किया। बाकी देखें कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे वो सुपर स्टोर का हो, चाहे वो शोरूम का हो, कार शोरूम का हो, चाहे वो आपका किसी यानी कम्युनिकेशन कंपनी का हो, स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, तो उन तमाम में भी यही तो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। हम रिकॉर्ड डिलीट कर पाएँ, हम रिकॉर्ड ऐड कर पाएँ, हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर पाएँ, हम रिकॉर्ड्स को सर्च कर पाएँ। ये ऑपरेशंस हर किस्म के डेटाबेस पे होंगे और यही ऑपरेशंस होंगे। बाकी रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं और ऑपरेशंस हम परफॉर्म एडिशनल कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल ऑपरेशंस होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का डेटाबेस हो, उस पे ये जनरल ऑपरेशंस सेम ही होंगे। चाहे वो बैंक का हो, बैंक में भी हम कस्टमर्स को ऐड करेंगे, रिकॉर्ड्स को डिलीट और अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को हम सर्च करेंगे। यानी सर्च कैसे करेंगे, बैंक में हम अकाउंट नंबर से सर्च करेंगे या मे भी हम नाम से सर्च करें। तो ऑपरेशंस ये सेम होंगे, जितने भी डेटाबेसेस होंगे आप क्रिएट करेंगे, आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑपरेशंस जो होंगे वो सेम होंगे। सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। बाकी हम आगे जो एक्सरसाइजेस करेंगे वो होपफुली के हम C# पे ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, डेटाबेसेस को कनेक्ट करते जाएंगे और फिर हम छोटे छोटे ऑपरेशंस को उसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, सो अब हमने जो और चीज़ कल डिस्कस की थी वो था एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो चुका, क्वेरी का हमें पता है कि हम डेटाबेस रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते हैं,
फिर ट्रांजैक्शंस का कांसेप्ट, प्रोटेक्शन और मेंटेन करना था डेटाबेस। तो ये ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कल। बाकी फिर हमारे पास एक एप्लीकेशन का एग्जांपल होगा, तो ये हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपने डेटाबेस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुझे जमा करा दें, मे बी नेक्स्ट वीक पे, नेक्स्ट वीक मंडे पे आप मुझे अपने डेटाबेस के प्रोजेक्ट का नाम जो है वो बता दें कि आप किस डेटाबेस पे काम करेंगे। और फिर उसमें अगर किसी को सवाल है, कुछ पूछना है, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उन सवालों को भी डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन आप डेटाबेस के बारे में अब सोचना शुरू कर दें, क्योंकि इसी तरह ही डेटाबेस क्रिएट होगा। लेकिन अब आपने खुद से एक इंडिविजुअल टॉपिक देना है। किन भी दो स्टूडेंट के सेम टॉपिक नहीं होने चाहिए, ये थोड़ी कंडीशन होगी कि अगर कोई स्कूल का प्रोजेक्ट कोई सिलेक्ट करता है तो सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स ही अलाउड होंगे कि वो स्कूल पे काम करें। अगर कोई और है, शोरूम का है, कार शोरूम का, तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स अलाउड होंगे, तीसरा नहीं हो सकता, तो फिर उसको कोई और प्रोजेक्ट लेना होगा। तो वो लिस्ट विजिबल कर लेंगे। मैं गनी को कहूँगा कि वो लिस्ट बनाए और फिर यहाँ पर आपके ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लिस्ट जो है वो अपडेट करे, यानी डिस्प्ले करे, ताकि फिर हमें आइडिया हो कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए हैं। ओके।